अभियान सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, स्वागत है रोमा, अर्जुन, सूरज, सभी लोग जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें। और इस क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। अगर हम बात करें तो इसको प्रश्नों के माध्यम से समझना ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है विदेश नीति के बहुत सारे आयाम, डायमेंशन, चरण, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, उसकी जो है आवश्यकता क्यों है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को आपको सामना करना पड़ेगा। और भारत क्या है, पहले तो ये जानना होगा कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ के लोग विविध धर्मों, जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। आवाज़ क्लियर हो तो एक बार कमेंट कर दे सभी लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो इससे हम लोगों को क्या सीखना है कि भारत की जो विदेश नीति है, क्लियर है ना, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया और एनी नेशन। किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए आवश्यक होता है कि वह अपने नीतियों को फॉलो करे, या अपनी उसकी कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसको वो क्या कर सकता है, उजागर कर सकता है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर, स्वागत है नेहा, अमृता, सोनी, सूरज, अर्जुन, रोमा, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, भारत की विदेश नीति की। अब भारत है कहाँ, कैसे है, तो आप उसको थोड़ा सा एक जो है इंडिया की लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत की लोकेशन कहाँ पर है। भारत एक कॉन्टिनेंट के रूप में माना जाता है, कि सब कॉन्टिनेंट के रूप में इसको माना जाता है कि भारत एक उपमहाद्वीप है। ठीक है ना। तो पहले तो हम इंडिया के बारे में समझेंगे, या भारत, क्लियर है, भारत क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो भारत का एक हम छोटा सा मैप बना लेते हैं। क्लियर है। ये जो है हमारा, ये हमारा इंडिया है, और इधर से आप देख रहे हैं, इधर से जो है आपका ये क्या है, अरेबियन सी है। इधर जो है आपका बे ऑफ बंगाल है। और इधर जो है एक छोटा सा देश है श्रीलंका, इससे जुड़ा हुआ है, और ये जो है इंडियन ओशन के रूप में जाना जाता है कंप्लीटली। ठीक है ना। भारतीय जो है उपमहाद्वीप इसे बोलते हैं। उपमहाद्वीप, क्योंकि ये जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी स्पेसिफिक लोकेशन भी हम कंसीडर करते हैं। गुड मॉर्निंग खुशबू, सूरज, अमृता, रोमा, नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये अब इसके हमें लोकेशन समझनी है, तो ये कहाँ पर है, तो ये पहली चीज़ है कि दक्षिण एशिया का एक देश है भारत। दक्षिण एशिया का देश है। क्लियर है। इसे उपमहाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो एज अ सब कॉन्टिनेंट। क्लियर है। तो इट इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इतना तो क्लियर है। जनसंख्या में अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है ये, एशिया और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या में देश है। क्लियर है।
तो इसके बारे में थोड़ी सी हमको सामान्य जानकारी, स्वागत है हरिओम, होनी चाहिए कि दक्षिण एशिया का सॉरी दक्षिण एशिया नहीं, साउथ ईस्ट एशिया होते हैं ना इसका, दक्षिण पूर्व एशिया, इसको दक्षिण पूर्व कर लीजिए। नहीं, साउथ एशियन, दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट नहीं, ठीक ठीक है, दक्षिण एशिया ही है, दक्षिण एशिया ही सही है, ठीक है। दक्षिण पूर्व में तो हमारा साउथ ईस्ट एशिया आसियान हो जाएगा। दक्षिण एशिया का जनसंख्या में सबसे बड़ा एवं एशिया और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना, चीन के बाद ठीक है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। क्लियर है ना, ठीक है ना, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आप देख रहे हैं विश्व की सबसे समृद्ध और पुरानी सभ्यता है और संस्कृतियों का संगम है, ठीक है ना, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृतियों, या इट इज कॉल्ड ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एज वेल एज कल्चर, ठीक है ना, ये सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति से हमारा देश बना हुआ है जिसमें विविध धर्म जाति के लोग रहते हैं। क्लियर है ना। हाँ, साउथ ईस्ट एशिया में आसियान वाले आ जाते हैं, ये साउथ एशिया ही है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता एवं संस्कृतियों का संगम है। जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है ना, एवं पंथों के लोग रहते हैं। इंग्लिश वाले जो है वो लोग अपना नोट्स बनाते रहें, ठीक है। ये नोट्स जो है मैं कोशिश करूंगा एक ही भाषा में हो, क्योंकि दो भाषा में फिर मैं लिख नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट, इट इज़ द सेंटर ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन विच देयर आर मेनी रिलीजन्स रेजाइड इन इंडिया। और यहाँ पर बहुत सारे धर्मों, पंथों, कल्चर, कल्ट बोलते हैं जिसको, कल्ट रिलीजन्स के लोग यहाँ पर क्या है, निवास करते हैं। इनका निवास स्थान है, उनका घर है। अब ये इतने ज़्यादा हैं तो ये दुनिया के लिए भारत जो है एक बहुत बड़ा बाजार भी है, ठीक है ना। अब देखिए ये सब हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि अगर विदेश नीति की एक लाइन में परिभाषा हमें बतानी हो तो हमें क्या होता है कि विदेश, किसी राज्य की या देश की विदेश नीति जो होती है वो उस राज्य के घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो वैदेशिक संबंध का निर्माण करती है, उसी को हम, वैदेशिक संबंधों का निर्माण करती है, उसको हम विदेश नीति कहते हैं। क्लियर है ना। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विदेशों से संबंध बनाती है उसी को हम क्या करते हैं, विदेशिक नीति कहते हैं। क्लियर है ना। इसको आप लोग लिखा भी करिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं नोट लिख नहीं पाऊंगा तो उसको बोलता रहूँगा।
हालांकि परिभाषा मैं अभी दिखाऊंगा। तो अब जो वैदेशिक संबंध हम बनाएंगे तो उसका सबसे बड़ा आधार क्या होता है? आर्थिक आधार होता है। क्लियर है ना? हम किसी भी देश से कोई भी संबंध बना रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को हमने सब कुछ बैन कर दिया, फिर भी उससे हमारा जो है गेहूं का, चावल का, प्याज का, ये सब लेन देन होता रहता है। आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकती हैं। दुश्मन देशों से भी आप देखते हैं कि चीन से भी हम बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम करते हैं ना, है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन पॉलिसी। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए भारत की जो है इस समय वर्तमान में या पीछे से जो कंडीशन है वह है कि हम जो है एक बड़ी डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी इन द सेंस हमारे पास एक बड़ा ही जनसंख्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या है, और हम चीन की तरह जो है अपनी नीतियों को जो है कंजर्वेटिव नहीं रखे हुए हैं, हमने ओपन किया हुआ है। चीन की मोनोपोली है अपने बिजनेस पे, हमने मोनोपोली नहीं, हम एलपीजी पॉलिसी जो है लागू कर चुके हैं 1991 के बाद से ही, जिससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था, हालांकि चीन में भी ये सारी चीज़ें हैं लेकिन लिमिटेड लेवल पे हैं, वह अपने चीज़ें थोपता है अन्य देशों पे। क्लियर है? तो हमें क्या है कि पहले समझना होगा, तो हम क्या हैं कि विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, मतलब कि भारत विश्व का एक बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार है। और जैसा कि बिल क्लिंटन जब पहली बार भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है घाटे की अर्थव्यवस्था तो रहती है, लेकिन भारत के लोग जो है पेटू हैं। पेटू मतलब कि कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, इनके में ज़्यादा कंज्यूमरिज्म ज़्यादा है अन्य देशों की अपेक्षा, ये उपभोग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन मजबूत होने वाली है, क्योंकि यहाँ की लोगों की जो हैबिचुअल चीज़ें हैं वो खाने पीने और घूमने और उपभोग करने में ज़्यादा सक्षम हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्टेड भी हैं। जो हमारे यहाँ रिलीजन्स हैं, जो धर्म है, धार्मिक त्यौहार हैं, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के मेले लगते हैं, इसमें क्या होता है कि हम एक बड़े कंज्यूमर के रूप में जाने जाते हैं विश्व में। क्लियर है ना? तो उसके आधार पर हमें क्या है, एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। साथ ही साथ हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति भी हैं भारत। ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ जो एनार्किस्ट चलता है, हमारे यहाँ कोई राजशाही चलती है, हमारी नीतियों को कोई कंट्रोल करता है। तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है कि नहीं? सबसे पुराना लोकतंत्र जो है, इंडिया इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है ना? वी आर अ वेरी बिग मार्केट फॉर द अदर कंट्रीज के लिए हम एक बड़ा मार्केट के रूप में हैं, और हमारे देश के लिए भी हम एक बड़े मार्केट के रूप में हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। हमारे यहाँ जो है बड़ी जनसंख्या है। जनसंख्या के लेकर के मैं क्यों बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी है बहुत बड़ा। आप देखते हैं कि विदेशों में, हमारे अमेरिका में आज देखते हैं जितनी भी टॉप की कंपनियां हैं, चाहे वो कहीं भी हो, किसी की देश की हो, मैक्सिमम जो है अमेरिकन सीईओ जो है वो भारत के लोग हैं। तो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी एक बड़े मात्रा में है, हमारे यहाँ लेबर भी सबसे बड़े मात्रा में है। लेकिन हमारे यहाँ कुशल जो लेबर हैं या कुशल जो कर्मी हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है इन कंपेयर टू हमारा जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग। ठीक है? तो ये एक बेसिक जो है जानकारी हो गई कि भाई हमारा जो भारत है वह क्या क्या रखता है, और इसी आधार पर उसके वैदेशिक संबंध जो है तय होते हैं। हम पावरफुल भी हैं किन किन मामले में कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है। ठीक है ना? हम घरेलू ऊर्जा पर भी डिपेंडेंसी रखते हैं। हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी डेवलप कर गए हैं, अब किसी अन्य देश पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या बनाती हैं, हमें एक अलग देश का दर्जा देती हैं, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट के आसार हैं। क्लियर है ना? जैसे कि आप देखेंगे विकसित देशों में आप देख रहे हैं भारत की ग्रोथ रेट चीन की ग्रोथ रेट से भी ज़्यादा है।
एनुअल अगर आप देखेंगे बीच में कोविड में कम हो गई थी, लेकिन फिर से भी आप देखेंगे कि विश्व की अर्थव्यवस्था जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसके 4 गुने 5 गुने तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी संभावनाएं बहुत सारी हैं। हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस कि हमारा इन जो लोगों तक पहुंच है अभी पूरी तरीके से नहीं है। लोग समृद्ध हैं लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास क्षमताएं डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास स्किल है लेकिन उनके पास काम नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को एक अलग स्थिति देती है। स्वागत है रत्नेश्वर जी। तो इसको आप समझेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि विदेश नीति क्या होती है और विदेश नीति की हमें आवश्यकता क्यों है। विदेश नीति को एक लाइन में अगर हम परिभाषित करें तो इसके जो है चलिए हम लिखा देते हैं कि विदेश नीति क्या होती है। क्लियर है? तो विदेश नीति हम समझने के लिए कुछ पॉइंट आप लिखेंगे। विदेश नीति क्या है, पहले तो यही आपको समझना होगा। विदेश नीति की आवश्यकता क्यों है, कि उद्देश्य क्या है, विदेश नीति के चरण क्या है। ये भारत में बात हो रही है सारी। विदेश नीति के चरण कितने हैं। अब सबके अलग अलग विचार हैं, हम जो है बताएंगे तो वो अलग तरीके से बताएंगे। उद्देश्य हो गया इसका जो है उद्देश्य के बाद इन 3 प्रश्नों पर आज हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति का जो चरण है, जैसे हम बात करेंगे कि जब भारत पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो पहला जो एरा आता है वो नेहरू एरा आता है। नेहरू जी जब तक रहते हैं तो उनकी जो नीति मानी जाती है वो आइडियलिस्टिक मानी जाती है, आदर्शवादी। अब चूंकि नेहरू जी का इंटरेस्ट विदेश नीति में पहले से ही था, क्योंकि वे आप देख रहे हैं कि रशियन आंदोलन से काफ़ी जो रूस की क्रांति थी उससे जो है काफ़ी प्रभावित थे। इसी वजह से वो अपने आप को समाजवादी भी बोलते थे। समाजवादी देशों को लेकर के और विकसित देशों जो उस समय जो है पूंजीवादी देश थे उसमें जो टक्कर थी, जो लड़ाई थी, उसमें वैचारिक रूप से नेहरू जी जो है वो किसको समर्थन करते थे, वह समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी उनको बोला जाता है, मानववादी उनको बोला जाता है। उनकी विचारधारा मानववाद की विचारधारा मानी जाती है। तो वो जो है क्या करते हैं कि उनका पहले से ही इंटरेस्ट था, इसीलिए आप देखते हैं जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो विदेश मंत्रालय वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी था और अंग्रेजों को प्रूव भी करना था कि मैं भी वैदेशिक संबंधों को डेवलप कर सकता हूं। इसी क्रम में उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बनाया। उनके मुख्य जो है नेहरू, टीटो और नासिर का जो एक संगठन था जो बेलग्रेड में एक स्थापित हुआ, वह उसके पीछे उनकी महत्वाकांक्षा भी थी। और इवन कह लीजिए कि अंग्रेज़ों की जो कटु बातें थीं उनको लगती थी कि क्या भारतीय कोई वैदेशिक लोगों से, अन्य देशों से संबंध नहीं बना सकता, या हम इतने निकृष्ट लोग हैं, या हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम अपने देश को चला सकते हैं। भारत को लेकर के बहुत सारी संभावनाएं थीं जिसमें नेहरू जी ने विदेश विभाग जो है अपने पास रखा। ये उनकी महत्वाकांक्षा भी थी। और उस समय जो है बहुत कम लोगों को, अगर मान लीजिए सुभाष जी होते तो उनका जो वैदेशिक संबंध में मामलों में अच्छा पकड़ था, तो वो थे नहीं। तो बहुत कम लोग थे जो, अब जिन्ना जी थे नहीं, जिन्ना जी तो अलग ही देश बना चुके थे। तो नेहरू जी एक सही उम्मीदवार भी थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी थी। क्लियर है ना? तो उसमें जो है नेहरू एरा जो चलता है वह पूरा आदर्शवाद का एरा चलता है। आदर्शवाद जैसे विचारधारा में विश्वास रखना, विचारधारा का मतलब आइडियलिज्म, और जो हमारा जो थिंकिंग जो होती है उसमें ये मार्क्सवाद और समाजवाद के करीब पाए जाते हैं। थोड़ा झुकाव उनका था, इसीलिए आपने देखा था कि भारत चीन युद्ध से पहले उन्होंने चीन पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया। क्लियर है ना? तो अब चीन ने इनको धोखा दिया, तब जाकर के इनकी आंखें खुली। हालांकि उसके बारे में ये बहुत कुछ कर नहीं पाए। स्वागत है अभिषेक।
लेकिन जब इंदिरा जी आती हैं, नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी का ट्रांजिशन आता है, तो ये यथार्थवाद, रियलिज्म में इनका विश्वास रहता है कि भाई जो हमारी नीतियां हैं वह अपने देश के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी कठोर नीति में मानी गई, और आदर्शवाद का जो परिणाम बदलता है वह यहां पर क्या बदलता है, व्यवहारवाद में बदलता है। तो इंदिरा जी की जो स्ट्रेटजी थी उसके बारे में हम समझेंगे, क्या क्या चीज़ें वो आदर्शवाद को कैसे व्यवहारवाद में, हालांकि पूरी तरीके से परिणत नहीं होता, कोई भी विचारधारा जो है पूरी तरीके से देश के लिए विदेश के लिए लागू नहीं हो पाती, लेकिन जो आइडियलिज्म था नेहरू जी का विदेशों को लेकर के, अन्य देशों को लेकर के, उसमें नेहरू जी ने कई जगह धोखा खाया अन्य देशों से। आपने देखा कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं करने वाला था, इवन अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया था तो रूस ने कुछ मदद की। तो हालांकि हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए, तो शीत युद्ध का दौर भी था उस समय, शीत युद्ध के दौर में भी नेहरू जी ने कैसे मैनेज किया उसको हम देखेंगे। नॉन अलाइन मूवमेंट के दौरान हमने क्या क्या चीज़ें डेवलप की, हमने रूस से जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो बोलते हैं जिसको, जिसमें आप देखते हैं पृथ्वीराज कपूर का एक बड़ा योगदान माना जाता है, कि आप देखते हैं ना कि मेरा नाम जोकर में कई आप हीरोइन देखते हैं जो कौन सी हैं, रशियन हैं, और उन्होंने शादी भी रशिया में की, और उसी के आधार पर रसा में बहुत बड़ी पकड़ किसकी थी, पृथ्वीराज कपूर की थी, और राज कपूर खानदान की आज भी है वहाँ पर जो भी वैवाहिक और अन्य संबंध हैं। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी कल्चरल आधार पर उन्होंने रूस में जाकर के एक सफलता पाई थी, उसको डेवलप कराया हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, हालांकि अब तो बहुत कमज़ोर हो गया है, लेकिन सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में एक वो उदाहरण देखने को मिलता है। जब इंदिरा जी आती हैं तो कुछ चीज़ें जो है बड़ी हमारे वैदेशिक रूप में बहुत हम लोगों पे बड़े सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हम जो है क्या करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण करने के बाद हमें जो है दबाव डाला जाता है, हमें बहुत तरीके से आर्थिक रूप से ब्लॉक कर दिया जाता है, वैदेशिक संबंधों में हम बहुत विफल हो जाते हैं। लेकिन वह एक अच्छा डिसीजन माना जाता है। जब अटल जी आते हैं तो दूसरा परीक्षण करते हैं, उसके बाद जो है जो भी परमाणु शक्ति से संपूर्ण जो ताकतें थी धीरे धीरे वो समझने लगती हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह हमारे लिए काम की है, हम इस पर प्रतिबंध लगा करके कुछ कर नहीं सकते। बीच में हमारा जो है आर्थिक जो है दिवाला निकला, जब हमारे चंद्रशेखर जी थे, चंद्रशेखर जी के समय जो है हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया, हमें सोना गिरवी रख करके बहुत सारा लोन लेना पड़ा। उसी के बाद तुरंत आप देखते हैं कि एक नया दौर आता है, आपके नया दौर आता है इनका नरसिम्हा राव जी का, जिसमें हम एलपीजी पॉलिसी स्वीकार कर लेते हैं। वो हमारी एक मजबूरी भी कही जाती है, एक बड़ा स्टैंड भी माना जाता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उस समय जो है हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी। हमने आईएमएफ के दबाव में, विश्व बैंक के दबाव में हमने क्या किया, अपनी आईएमएफ जो क्या करता है कि पेमेंट ऑफ बैलेंस, हमारा ट्रेड बैलेंस ट्रेड जो है हमारा गिर गया था, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, इस वजह से हमें मजबूरी में, और या कहें एक स्टैंड भी माना जाता है उसको, कुछ लोग जो है मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा काम मानते हैं, लेकिन उसके कई पक्ष हैं, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो उसके बाद हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वह, हमारा जो उद्देश्य था, पहले आदर्शवादी था नेहरू जी के काल में, फिर उसके बाद जो है हमारे इंदिरा जी के काल में जो है वास्तविकता में उसको अप्लाई करने का प्रयास किया गया। फिर जब हम गुजराल डॉक्ट्रिन और इस समय के फेज में आते हैं, यानी कि जब एलपीजी पॉलिसी हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा मेन मुद्दा जो है आर्थिकवाद पे आ जाता है, यानी कि हम अर्थव्यवस्था पर ही पूरी अपनी फॉरेन पॉलिसी टिका के रखते हैं, और आज तक भी हमारी पूरी जो पॉलिसी है वह आर्थिक आधार पर ही डिसाइड होती है कि हमें कहाँ से लाभ मिल रहा है, कहाँ से हानि हो रही है, कौन सा देश हमें फ़ायदा देगा। तो हम जो है करेंसी स्वैप भी कर लेते हैं ईरान से, हम सभी से संबंध बना करके रखते हैं, संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। सिर्फ किसको लेके, इकोनॉमिक बेस्ड। आज पूरा विश्व जो है वह किस में है, आर्थिक विदेश नीति पे टिका हुआ है। अब उसमें कई सारे चरण होते हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, और नेबरहुड फर्स्ट जो है पॉलिसी है, उसके साथ ही साथ अन्य कई विचारधाराएं हैं जो इन चरणों को हम देखेंगे। फिर 2017 में 2014 में जब मोदी जी आते हैं तो उसके बाद एक चरण और आ जाता है जो सैन्यकरण का होता है, सैन्यकरण और सैन्य सुसज्जन का, जिसमें जो है हम जो है मेक इन इंडिया, अन्य चीज़ें जो है डेवलप कर लेते हैं, जिसमें कि मोदी एरा जो है एक नए एरा के रूप में आ रहा है, जिसमें हम फोकस क्या है, अर्थव्यवस्था तो है ही हमारा फोकस, सैन्यकरण
और बीच में निरस्त्रीकरण भी आया था, हम जो है चीज़ों को, लेकिन भारत ने उसको CBDT को साइन नहीं किया, अन्य चीज़ें नहीं की, इस वजह से। तो ये पूरी एक खाका है 2019 से, जब मोदी 2.0 आए हैं तो उनके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जो कि पोस्ट पैंडेमिक या पोस्ट कोविड कहेंगे। तो हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमारी जो है मेडिसिन डिप्लोमेसी, हमारा जो है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, और हमारा जो है जो टेलीमेडिसिन अन्य माध्यम से जो हम अफ्रीका में सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको एक सीक्वेंस समझ में आ गया। शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते चलिए, मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा उसको नोट भी करते रहिए। कौन कौन है क्लास में, एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिए। एक बार सभी लोग कमेंट कर दें जो जो क्लास में हैं। रोमा, सूरज, हरिओम, सोनी, अमृता। तो मेरे ख्याल से एक खाका आपके दिमाग में आ गया होगा, उसको हम लोग पेपर पे उकेरते हैं। अब देखिए, विदेश नीति अगर आप नहीं पढ़ेंगे सही से तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके निबंध में, या आपको कहीं इंटरव्यू देना होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं आपको समझ में नहीं आएंगे। क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से समझना है। तो हम क्या करेंगे कि विदेश नीति की एक तो परिभाषा की, व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो लोग भी लिखते रहें। फॉरेन पॉलिसी, इसको क्या है भाई, ये क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ठीक है ना, इसके उद्देश्य क्या हैं, और इसके जो है स्टेप्स, भारत में अगर हम बात करें स्टेप्स क्या हैं। कुछ लोग अलग अलग करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे वो एकदम नए तरीके से, हालांकि वो विचारधारा पर ही आधारित है और विभिन्न प्रोफेसर्स और अन्य लोगों की खोज पर ही आधारित है, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या देखना है कि इसके ये होता क्या है। तो विदेश नीति क्या है, एक सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो किसी राज्य की विदेश नीति, राज्य मतलब स्टेट, इसको अगर समझना हो किसी राज्य की विदेश नीति बाह्य देशों से ऐसे संबंध होते हैं जिसमें क्या होता है, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी स्टेट इज अ फुलफिलमेंट ऑफ डोमेस्टिक नीड बाय द अदर कंट्रीज, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप इंग्लिश वाले लिख लेंगे, किसी राज्य की विदेश नीति उसकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विश्व के अन्य देशों से बनाए गए क्या है, संबंध है, ठीक है ना। विश्व के गए संबंध। Foreign policy of any state is a relation to the other countries to fulfill its requirements, its needs, ठीक है ना। घरेलू डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो हमने संबंध बनाया है अन्य देशों से, उसको हम बोलते हैं विदेश नीति। अब वो सभी के लिए अलग अलग है, हमारा ईस्ट के लिए अलग है, वेस्ट के लिए अलग है। लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं हम, लुक वेस्ट पॉलिसी बोलते हैं, नेबरहुड फर्स्ट बोलते हैं। तो सभी देशों के लिए अलग अलग है, तो इसीलिए हमको सभी देशों के संबंधों को समझना होगा।
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव, हम इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको लिखा नहीं पाऊंगा, तो आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा। जैसे भारत की विदेश नीति का जो पहला और व्यापक अगर हम बात करेंगे कि अन्य देश की तरह अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना, हमेशा नेशन फर्स्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है ना। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना पहला कर्तव्य होता है। किसी भी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी में पहला कर्तव्य क्या होगा कि हमें राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना, किसी भी देश के लिए ये संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट। क्लियर है ना, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पहला होता है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे हम कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा, आप लिखते रहिए। अब जैसे हम बात करें कि राष्ट्रीय हितों का दायरा जो है बहुत व्यापक है। अगर हम बात करेंगे किसी देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या हो सकता है, इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे विषय में जो क्षेत्रीय अखंडता की बात है, यानी कि हम रीजनल जो है, हम क्या हैं कि यूनिफाइड हैं, इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया हम बोलते हैं ना इसमें। तो जो क्षेत्रीय अखंडता है यानी कि हमारा जो है यूनिटी है वह बनी रहे, यानी कि हमें राज्य में जो हमारे आतंकवादी संगठन हैं या कोई नक्सलवाद है या कोई भी किसी भी प्रकार का, तो उससे हमें क्या है कि हम पहले तो एक देश के रूप में एक रहें, पहला काम हो गया। दूसरा क्या है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें, हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो सिक्योर रहे कि हमको जो है कोई चीन हमला ना कर पाए, पाकिस्तान हमला ना कर पाए या कोई अन्य देश चाहे तो हमसे जो है हमला ना कर पाए। तो पहला हो गया कि हमारी जो है रीजनल जो हमारी आइडेंटिटी है, यूनिटी है वो बनी रहे, क्षेत्रीय अखंडता जिसको बोलेंगे उसका प्रोटेक्शन करना है हमें। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर इंटीग्रिटी, आवर यूनिटी, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स, हमें अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करना है, आतंकवाद से मुकाबला हमें करना है। तो इसके लिए ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको सब पॉइंट में लिख सकते हैं आप। पहला हमें हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया ये कि हितों का संरक्षण करना। तो हितों के संरक्षण में हमारा जो पहला आता है वह कौन सा आएगा, पहला जो है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर रीजनल आइडेंटिटी, यानी कि जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है, यूनिटी को हमें पहले प्रोटेक्ट करना है कि भारत एक अखंड भारत है, ठीक है ना। तो हमें किसकी रक्षा करनी है, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करनी है। क्लियर समझ रहे हो ना कि कुछ भी चीजें मिस हो रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी देश को अगर हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो उसके उद्देश्य भी होने चाहिए ना। तो उद्देश्य में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट इट्स रीजनल यूनिटी। दूसरा है कि टू प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्री, जो हमारी जो है सीमा सुरक्षा बल हैं, सीमाओं को प्रोटेक्ट करना। तो हमारे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है सीमाओं को प्रोटेक्ट करेंगे, बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना। हालांकि ये दोनों एक ही हैं, हम अगर अपनी सीमाओं को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारी अखंडता बनी रहेगी। क्लियर है ना। तीसरा जो उद्देश्य है हमारा क्या है, हमारे पास जो है एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए।
भाई हम जो है ऊर्जा के लिए ही अन्य जो है अरब देशों से, अभी आप देख रहे हैं कि मोदी जी पानी पानी देख लो, थोड़ा सही कर दो। तो हमारी जो है क्या है कि हमें क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी रखनी है, हमें फूड सिक्योरिटी रखनी है। क्लियर है ना? हमें क्या करना है, इसको इंग्लिश वाले लिखते रहे, इंग्लिश में लिखूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। हमें जो है ऊर्जा सुरक्षा रखनी है, कि भाई हमारे पास कोयला, बोल रहे हैं लोग ना बिजली चली गई 20 दिन का कोयला बचा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, देश चलाना है तो हमें कोयला भी रखना पड़ेगा, हमें गैस भी लेनी पड़ेगी, हमें जो है पेट्रोल डीजल भी लेने पड़ेंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी हो गई। फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इस पर इधर जो है मोदी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। आप देख रहे हैं कि विश्व में की सबसे बड़ी योजना जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो चलाई गई। तो फूड सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी है। क्या है, इसको खाद्य सुरक्षा बोल सकते हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी वह क्या है, आतंकवाद से रक्षा। यानी कि आतंकवाद से हमें अपने देश को बचाना है, और वो जो है विशेषकर जो इस्लामिक आतंकवाद है उसकी जो जड़ें इस समय आप देख रहे हैं, ISIS और ISI जो पाकिस्तान का है और ISIS दोनों मिल करके भारत में जो है अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आतंकवाद से मुकाबला, टेररिज्म से, और ये जो है अब इन्होंने से सुरक्षा, और साथ ही साथ हमें साइबर सुरक्षा भी रखनी है। क्लियर है ना? तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें किन किन मामलों में हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो होता है कि भाई हम अन्य देशों से किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध डेवलप करके हम इन अपने हितों की सुरक्षा कर सकें। ठीक है ना? तो पहला उद्देश्य क्या है कि भारत को एक ट्रेडिशनल या जो नॉन ट्रेडिशनल जो डेंजर्स हैं, जो खतरे हैं, उनसे अपने आप को सिक्योर करना। क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना कि टू प्रोटेक्ट इट्स बाउंड्री, टू प्रोटेक्ट इट्स यूनिटी, टू प्रोटेक्ट इट्स एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा फूड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और अगेंस्ट टेररिज्म हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे कि हम जब हम सुरक्षा एक बड़ा दृष्टिकोण होता है। आप देखते हैं किसी देश की विकास में या किसी देश प्रदेश किसी भी भूभाग के विकास में, अगर आप मान लीजिए किसी क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ चोरी डकैती आए दिन होती रहती है, तो उस क्षेत्र में आप रहना नहीं चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था, आज योगी जी ने बहुत लेवल पे कम कर दिया है, जिससे इन्वेस्टर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं इन्वेस्टर्स भी नहीं आते हैं। जो FDI है उसको बहुत बड़ा ब्रेकर क्या है, सिक्योरिटी। नक्सलिज्म, टेररिज्म, अब बम फूटते रहते थे। आप देखेंगे 2008 से पहले जो है भारत एकदम असुरक्षित देश था। उसके बाद धीरे धीरे सुरक्षाएं बढ़ी हैं, और मोदी सरकार में आपने देखा कि बहुत बड़े लेवल पर क्या हुआ है, सुधार हुआ है सिक्योरिटी को लेकर के। ठीक है? तो ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में कई चीजें आती हैं और भी आप चीजें। तो हमें क्या करना है, पहला चीज क्या है कि हमें सुरक्षा चाहिए। हमें नेशनल इंटरेस्ट का पहला जो है टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। भाई इसमें कई सुरक्षाएं हैं। इसमें दूसरा जो उद्देश्य है क्या हो सकता है, ये इसके बारे में थोड़ा आप सोचिए कि जो हमारा दूसरा उद्देश्य है वो क्या होगा। हमारी विदेश नीति का, कि हमें जो है ना एक माहौल बनाना इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, यानी कि हम जो है समावेशी विकास की बात करें, जिसके लिए हम देखेंगे कि जिससे कि हमारे यहाँ FDI आए, हमारे यहाँ जो जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उनका ट्रांसफ़र हो। अब देखिए हम कमज़ोर थे तो हमने GSAT डेवलप करने में चीन का सहयोग लिया। चीन ने हमें दिया नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं दी, सिर्फ वो हमसे जो है किराया लेता था, हर चीज़ का किराया लेता था। धीरे धीरे हमने GSAT में जो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें अपनी महारत हासिल की। अभी भी हम उतने सक्षम नहीं हैं जितने कि अन्य देश हैं। ठीक है? तो दूसरा उद्देश्य क्या है
कि जो बाहरी परिवेश बनाना, एक ऐसा माहौल बनाना जो समावेशी विकास के लिए अनुकूल हो, ऐसा परिवेश बनाना, ऐसा बाहरी परिवेश बनाना। टू क्रिएट आउटर, एक इकोसिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो डेवलपमेंट होगा, जो घरेलू विकास होगा, वह इंक्लूसिव भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ दिख रहा है उस पर और लोगों तक कुछ पहुंच नहीं रहा है, हालांकि कुछ मामलों में ऐसा होता ही है। तो दूसरा उद्देश्य क्या है, एक बाहरी परिवेश बनाना जो समावेशी घरेलू विकास के लिए हो, ऐसा बाहरी परिवेश बनाना, जो, अब देखिए घरेलू विकास भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां शब्द समावेशी आप लगाएंगे, इंक्लूसिव डोमेस्टिक ग्रोथ हमें करनी होती है। समझ लीजिएगा, जो समावेशी घरेलू विकास में सहायक हो। अब इससे क्या क्या चीजें होंगी, टू क्रिएट, इसका इंग्लिश में हम हेडिंग तो लिख ही देते हैं, टू क्रिएट आउटर, आउटर मतलब कि अन्य देशों से, आउटर एक परिवेश का मतलब शुद्ध इंग्लिश क्या होगा, इकोसिस्टम हम लिख सकते हैं, लेकिन इकोसिस्टम नहीं होगा। परिवेश का क्या होता है, एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा इकोसिस्टम, कोई इंग्लिश वाला बता दें, सिस्टम दैट विल हेल्प टू इंक्लूसिव डोमेस्टिक ग्रोथ, डोमेस्टिक डेवलपमेंट कर लीजिए, क्योंकि ग्रोथ जो है अब पुराना टर्म हो गया है। क्लियर है? तो ये दूसरा हमारा क्या है कि हमें जो है एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा इकोसिस्टम, आउटर इकोसिस्टम बनाना है। अब इससे क्या क्या फायदा होगा, अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि विदेशी भागीदारों को जो है हमारे यहाँ इंटरेस्ट आएगा, हमें जो है एफडीआई मिलेगा, हमें जो है नई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, और जो हमें बाहरी लोगों के आदान प्रदान से ही संभव है। हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम क्या है कि हम अपना बुनियादी ढांचा जब हम विश्व स्तरीय बनाएंगे तो उसके लिए क्या है ज़रूरी कि भागीदारी, विदेशी भागीदारी में वृद्धि हो। तो इसके क्या क्या सब पॉइंट हो सकते हैं, तो इससे हम लिखेंगे कि इससे जो है क्या होगा, विदेशी भागीदारी बढ़ेगी, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसको, एफडीआई बढ़ेगा, तकनीकी हस्तांतरण बढ़ेगा, और हमारा जो है जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होगा। तो दूसरी नीड समझ में आ गई। अब इसको पॉइंट में ही ऐसे भी लिख देंगे तो भी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। पॉइंट वाइज भी आप जो है इसमें, नहीं इन्वायरमेंट नहीं होगा, इन्वायरमेंट नहीं, कुछ एक अभी एक टर्म है मुझे याद आ जाएगा अभी। 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे। एसी बंद हो गई है तो उसको मैं चला देता हूँ। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे हम लोग। कितना टाइम हो गया?
तो अभी हम लोग 15 से 20 मिनट और क्लास होगी, तो 2 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूँ ना सही से? एक बार कमेंट कर दीजिएगा सभी लोग कि चीज़ें जो है आपकी समझ में आ रही है ना। चलिए, तो हमारा दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? अब देखिए, हमने बहुत सारे सैन्य जो हमारी मैंने बताया था ना कि जो मोदी एरा है वह सैन्य विस्तारण पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, उसके लेकर के हम डिप्लोमेसी काफ़ी कर रहे हैं, राफाल मंगा रहे हैं, हम अन्य देशों से सैन्य गठबंधन कर रहे हैं, हम ढेर सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और तो मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए हमें बाहर से निवेश चाहिए। ठीक है ना, स्किल इंडिया प्रोग्राम है हमारा, अन्य प्रोग्राम हैं जिनको हम विकसित कर लें, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, स्मार्ट सिटी है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आधुनिक रक्षा उपकरण बना सकते हैं, हम एडवांस कृषि कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ से हमारा जो है मेक इन इंडिया ये सफल होगा कि नहीं? विदेशी निवेश आएगा। स्किल इंडिया सफल होगा। हमारा जो है उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडिया सफल होगा। तो जो भी स्कीम है हमारा, स्मार्ट सिटी हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी विदेशी तकनीक, स्मार्ट सिटीज़, जो हम मेट्रो परियोजनाएं बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, सभी हम जापान से चीज़ें मंगा रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारा चीन भी हमारे सफल होंगे। तो ये सारे इसके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको दिखेंगे। क्लियर है? इसको जो है आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने इसीलिए इधर लिख दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारे यहाँ जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो इसको इंग्लिश में आप लिख लीजिए कि टू क्रिएट आउटर इकोसिस्टम दैट विल हेल्प टू
इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी, समावेशी का मतलब है कि नीचे तबके तक जो है लोगों को शामिल किया जाए। डोमेस्टिक डेवलपमेंट, तो इसमें जो है फॉरेन जो हमारा है कि जो फॉरेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, एफडीआई इंक्रीमेंट होगा ज़रूरी है, तकनीकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे से तो हमें फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, यानी कि हमारा क्या बोलते हैं इसको, आधारभूत संरचना जो है हमारी। तो विदेश नीति की जो पहल है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा सिक्योरिटी है, उसके बाद हमारा क्या है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ से इन्वेस्टमेंट मिले। तो ये क्या करता है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राजनीतिक कूटनीति के साथ साथ हम आर्थिक कूटनीति के माध्यम से एकीकृत करके डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाएं। तो दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा है कि भारत एक गरीब देश है, विकासशील देश है, तो उभरती अर्थव्यवस्था में विकास के बहुत सारे क्या होते हैं, संभावनाएं होती हैं। तो वैश्विक, एक तो हम एक क्या कर सकते हैं, चलिए हम विश्व में विश्व गुरु बनना तो हमारा उद्देश्य रहता ही रहता है। तीसरा उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए कि हम विश्व में एक अग्रणी भूमिका निभाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में। चूँकि हम विकासशील अर्थव्यवस्था हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे चांसेस क्या हैं कि हम जो है आगे बढ़ सकते हैं एज अ इकोनॉमिक लीडर के रूप में। क्लियर है ना कि भारत जो है एक विकासशील देश है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसका जो है भारत का एक महत्वपूर्ण तत्व ये भी है कि हमें एक वैश्विक अगुआ यानी कि ग्लोबल लीडर की तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसका है क्या कि भारत जो है वैश्विक मंचों पर एक लीडर के रूप में उभरे। तीसरा उद्देश्य क्या है, भारत विश्व में अगुआ के रूप में उभरे, लीडर के रूप में। अगुआ वह होगा। टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर, इसको लिख सकते हैं हम, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर। अब देखिए कई चीजों में हम लीडरशिप दे भी रहे हैं। भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने की बात की। तो यहाँ पे आप अपने जो है ना पार्टीवाद जो है कि हम फला पार्टी से हैं, हम समाजवादी पार्टी वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, ये सब से परे होकर के अपना वैदेशिक नीति पढ़नी है कि हमारे आंतरिक मामले क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। बाहरी देशों से संबंध हमें कैसे रखना है, नेहरू जी ने कैसे रखा, फिर इंदिरा जी ने कैसे रखा, फिर हमारे अन्य जो है गुजराल डॉक्ट्रिन कैसी थी, अटल डॉक्ट्रिन कैसी थी, हमारे जो है नरसिम्हा जी उन्होंने क्या किया। तो बड़े बड़े जो चेंजेस हुए हैं, एलपीजी पॉलिसी आई उसके बाद हमारे क्या बदलाव आए, फिर अभी जो है नया पोस्ट पैंडेमिक क्या होगा, उससे पहले मोदी सरकार की क्या पॉलिसी थी, इसको हमें हाँ सर्कमस्टेंसेस है, जो पिछला वाला है वो इकोसिस्टम की जगह है सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना, वेरी गुड। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा क्या है यहाँ पर कि एक ग्लोबल लीडर के रूप में बनाना। अब आप बोलोगे कि ये तो हवाई बातें हैं कि भारत कहाँ लीडरशिप कर रहा है। भारत कई मंचों पर एक लीडर के रूप में भारत को देखा जा रहा है। आप माने या ना माने, आप जो है अगर विपक्ष की मानेंगे तो भारत जो है बेकार हो गया है, आप पक्ष की मानेंगे तो विश्व नेता बन चुका है, लेकिन बीच का एक है जो कई मंचों पर भारत का, तो हमें आंतरिक राजनीति पे ध्यान नहीं देना है कि हमारा राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं, ममता जी क्या बोल रही हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें वैश्विक स्तर पर देखिए कि हमारे लिए जस्टिन ट्रूडो क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए जो है बोरिस जॉनसन क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए जो है हमारे देश के लिए जो है ये क्या नाम है आपके जो बिडेन क्या बोल रहे हैं। तो इनकी बातों को समझना है, क्लियर है ना।
ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां हैं, जो लोकल पार्टियां, जो हमारे लोकल लेवल पे जो पार्टियां हैं या जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो अपनी करती रहेंगी और उनमें जो है मनमुटाव होता रहता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर हमें एक साथ देखना चाहिए। अपना कोई भी प्रधानमंत्री हो, रहा हो या हो वर्तमान में, उसकी नीतियों को हमें समझना है, ठीक है ना। उसमें कोई भी ये बायसनेस नहीं रखनी है कि 70 साल कुछ हुआ ही नहीं, 70 साल कुछ हुआ ही नहीं तो अभी कहाँ हो जाएगा। तो 70 साल भी बहुत कुछ हुआ है, अभी भी हो रहा है, और ये सब राजनीतिक स्टेटमेंट है, इसको आपको नहीं कहीं भी सोचना है, ना ही यूज़ करना है। क्लियर है। तो अभी क्या है हमें कि अगर देखिए वैश्विक स्तर पर हम कहाँ कहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, तो टेररिज्म में हम एक बड़े लीडर के रूप में हैं कि टेररिज्म के विरुद्ध जितने भी यूनाइटेड नेशन हो, कहीं पर भी जब भी कोई आतंकवाद से संबंधित खतरे की बात आती है, उसके टैकल करने की बात आती है, तो मोदी जी को या हमारे प्रधानमंत्री को प्राथमिकता दी जाती है। चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हों, चाहे वो अटल जी रहे हों, चाहे वो मोदी जी रहे हों। वो हमारा एक पद है, पद की बात होती है। आज मोदी जी हैं, कल योगी जी होंगे, परसों कोई और होगा, तो वो पद की बात है। तो हमें जो है भारत जो है आतंकवाद में भेदभाव रहित जो है वैश्विक व्यवस्था में, आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा लीडर इस समय बन रहा है भारत। आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट एक्शन में जितने भी प्रोग्राम, चाहे कॉप अभी 26 आपने देखा था कि हम ग्लासगो में जो सम्मेलन हुआ था, बोरिस जॉनसन ने उनको एक एक विश्व, एक सूर्य, एक वन सन वन वर्ल्ड वन सन वन, क्या बोलते हैं, बोला था ना बोरिस जॉनसन ने, क्या बोला था, एक सूर्य, वन सन वन वर्ल्ड वन ट्रेड या कुछ था, उससे था। मतलब हमारा जो ये बन रहा है सिस्टम, और वन मोदी। तो ये स्टेटमेंट अगर कोई विदेशी वाला नेता दे रहा है, तो हम जो है आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो भारत लीड कर रहा है फ्रांस के साथ। वो जो है इमैनुअल मैक्रोन, और इन्होंने 2015 में जो हमने जलवायु परिवर्तन को लेकर के, हमने सोलर एनर्जी को लेकर के, रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बहुत आगे काम किया है, ठीक है। तो इसमें है निरस्त्रीकरण जो है, जिसको हम बोल सकते हैं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, निरस्त्रीकरण मतलब कि जो आर्मरी जो है, जो आर्म्स हैं, हथियार हैं, उनको जो है समाप्त करना, तो वो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वैश्विक व्यापार जो है हमारा ट्रेड है, उसमें हम जो है भेदभाव रहित, यानी कि हम बिना डिस्क्रिमिनेशन के हम जो है वैश्विक व्यापार शासन संस्थाओं में, जैसे WTO में हमारा पार्टिसिपेशन है। अमेरिका से बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन भारत जो है चुकता नहीं है, चाहे वो सब्सिडी को लेकर के हो। जैसे हम यहाँ पर देते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी देते हैं, वो हम बहुत सारी सब्सिडी हमने ख़त्म की है सिर्फ दबाव में आकर के। हमारे यहाँ जैसे कि पहले सब्सिडी दी जाती थी सिलेंडर पर, तो उसके लिए भी हमारा दबाव पड़ता था। हमें सब्सिडी हम देते हैं फूड पे देते हैं, तो फूड पे तो चलो फूड सिक्योरिटी में हम वहाँ निकल जाते हैं, लेकिन जो हम एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हैं, चाहे वो इस पर खाद पे हो, जो फर्टिलाइज़र्स हैं उन पे हो, या हम जो है बीज पर दे रहे हैं सब्सिडी, तो उसके लिए हमारे कई विवाद हैं। हम सोलर पैनल पे जो सब्सिडी दे रहे हैं, उसको लेकर के अमेरिका हमसे दबाव बना रहा है कि हम जो है भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड नहीं, वन वो है ना, नेशन नहीं है। चलिए हम अभी बता देंगे इसको क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, वैश्विक आयामों में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विश्व जनमत को प्रभावित करने में हम सक्षम हुए हैं। तो हम किन किन मुद्दों में सक्षम हुए हैं? पहला जो मुद्दा है हमारा, पहला मुद्दा है जो जिसमें हम लीडरशिप के रूप में जाने जा रहे हैं, वो है आतंकवाद को रोकने में। दूसरा जो है हम सक्षम हुए हैं कि इसमें वैश्विक जो संधियां हो रही हैं उनमें अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के मामले में, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में, रीन्यूएबल एनर्जी,
और दूसरा जो है पैंडेमिक के समय जो है हमने जो क्या बोलते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के भी मामले में हम अग्रणी माने जा रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं अब जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ जो थी दवा उद्धव ठाकरे को तो जाना ही था, चले गए बेचारे जल्दी थोड़ा। तो हम जो है इसको देख सकते हैं कि हम इन मामलों में आगे बढ़ रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो भेदभाव रहित जो है व्यापार के मामले में एक ही होता है भेदभाव रहित व्यापार के मामले में, और भी मामले हो सकते हैं, आपको जो भी समझ में आए, ये मेरा मानना है। और तो ये है, और एक लास्ट हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए हमारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेगा। तो आज हम लोग 2 प्रश्नों को टैकल कर लेंगे। अब चौथा उद्देश्य क्या है कि हम जो है हमारे पास जो है डायस्पोरा बहुत बड़ा है। आप जान सकते हैं कि लगभग 3 करोड़ लोग जो है हमारे भारत के लोग जो है विदेशों में रहते हैं। तो जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं या जो हमारे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, जिनको हम भारतीय अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति बोल सकते हैं, वह पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि हम ब्रिटेन के चुनाव को भी निर्धारित कर दे रहे हैं, अमेरिका के चुनाव में भी हमारा हस्तक्षेप है। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डायस्पोरा हमारा चौथा जो है सबसे बड़ा है कि उसको मजबूत करना। चौथा उद्देश्य क्या है कि हमारे जो अनिवासी भारतीय हैं इनको डायस्पोरा, एक उसका एग्जैक्ट हिंदी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन डायस्पोरा आप हिंदी में भी लिख लोगे तो पूरे विश्व में जो हमारे भारतीय फैले हुए हैं उनकी जो है एक हर, चाहे वो पॉलिटिकली देखें, इकोनॉमिकली देखें, हर जगह जो है द्विपक्षीय संबंधों में हमें फ़ायदा दे रही है कि हम जो है किस प्रकार से इस डायस्पोरा का यूज कर सकें। ठीक है ना। तो हमारा जो है सबसे बढ़िया उद्देश्य क्या है कि चौथा जो है हमारे डायस्पोरा की हितों की रक्षा करना। ठीक है ना। के हितों की रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर डायस्पोरा। एक मिनट देखें यार, रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। इंटरेस्ट ऑफ आवर डायस्पोरा। अब डायस्पोरा में 2 तरीके के लोग आते हैं, एक तो होते हैं NRI और दूसरे होते हैं PIO प्लस OCI, इसी में अब कन्वर्ट एक साथ हो गया है। तो ये तीनों कौन होते हैं? एक तो NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो भारतीय हैं, विदेशों में रह रहे हैं नौकरी करने के लिए या किसी बिजनेस व्यापार आदि से रह रहे हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो ऐसे हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और समुद्र पारी ये बोले जाते हैं जो भारतीय मूल के ही बोले जाते हैं। अभी दोनों को एक कर दिया गया, भारतीय मूल के व्यक्ति और नॉन रेजिडेंट इंडियन, इन दोनों को हम भारतीय डायस्पोरा बोल सकते हैं। अब इनकी उपस्थिति, अभी ये कितना भारतीय डायस्पोरा है बाहर, तो ये सब लगभग जो है 30 मिलियन बोलते हैं ना, 3 करोड़ हो गया ना ये। 30 मिलियन इंडियंस रेजाइड आउटसाइड एज अ डायस्पोरा और PIO या बोल सकते हैं NRI। क्लियर है ना। तो ये इनके हितों की रक्षा करना हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं विदेशों में, उन्होंने
हमारी उपस्थिति दर्ज कराइए, हमारे इंटरेस्ट को वैश्विक व्यापार में हो, चाहे हमारे वहाँ के वैश्विक जनमत जो बोलते हैं ना, चुनावों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई है। तो हम एक बार ब्रीफ कर लेंगे हमने आज क्या क्या देखा, और मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम जो है ये 5 तारीख से शुरू होगा, जिसमें एडमिशन जो है अभी 4 को क्लोज हो जाएगा। 1 तारीख से जो एडमिशन क्लास शुरू हो रही है उसका भी एडमिशन 5 तक चलेगा। तो ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में अभी भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है सेल 30 जो है, आप कोड यूज़ करके सभी कोर्सेज़ पर अभी आप 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। ये आपका जो है मेंस का बैच है। फीस बहुत कम ही रखी गई है, सिर्फ इसलिए कि आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और चयन दे। यहाँ पर हमें 100 बच्चों की आवश्यकता है जो चयन दे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, क्लासेस में बने रहें। और आपको समझ में आ रहा होगा क्लासेस हमारे करने के बाद कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है ना, धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं, लेकिन आप इतनी समझ अच्छी हो जाएगी कि बड़े बड़े जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे जो है आपकी जो है तुलना आप अपनी करने लगेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखे थे क्या कि भारत की जो स्थिति है, वो डेमोग्राफी क्या है, भारत का ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, उनके बारे में, भारत के बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था 3 प्रश्नों पर हमने बात की थी, अभी 2 ही प्रश्न हो पाए हैं आज, कि हमारी विदेश नीति क्या है, एक तो छोटा सा एग्जाम्पल, और भारत के लिए क्या है कि अपने जो घरेलू आवश्यकताएं उनकी पूर्ति के लिए हम क्या कहते हैं, जो अन्य देशों से संबंध बनाते हैं वो विदेश नीति होती है। अब उसका जो है ऑब्जेक्टिव है, तो हमने 4 ऑब्जेक्टिव देखे थे। 4 ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव था राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करना, टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा हित हमने देखा था कि टू क्रिएट आउटर इकोसिस्टम की जगह हम क्या कह सकते हैं, सराउंडिंग, आउटर सराउंडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है ना। या दैट विल हेल्प टू इंक्लूसिव डोमेस्टिक डेवलपमेंट, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि भारत विश्व में अगुआ के रूप में उभरे, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर। और हमारा जो अगला है कि टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर डायस्पोरा। तो ये रही पूरी क्लास दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, और आप अपने उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और ये सारी क्लासेज जो है हमारे ऐप पर भी हैं। आप जो है ऐप पर ही क्लासेज चलेंगी 10 दिन बाद। तो आप हम लोग सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा जो है अभियान सिविल सर्विसेज ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।